हाय गाइस, दिस इज मुस्कान एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल यस एकेडमी फॉर लॉ। अच्छा, आज का ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है और आप आराम से इसको देख भी सकते हो। इंपॉर्टेंट क्यों है पहले हम ये बता दे रहे हैं। अगर आप लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो या आप उस कैटेगरी के बच्चे हो जो लॉ कॉलेज में एंटर कर चुका है, जब आप लीगल पढ़ते हो तो देर आर हिस्टोरिकल जजमेंट्स जिनके हिसाब से अपना लॉ बना भी है, काफी सारे कंसेप्ट आए भी है जो अपन को जानना बहुत जरूरी है, राइट। अगर आप एंट्रेंस में प्रिपेयर कर रहे हो तो भी ये पता होना चाहिए, और अगर आप लॉ स्कूल में जा चुके हो तो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज जिस जजमेंट के बारे में, जिस केस के बारे में हम बात कर रहे हैं, आपने शायद इसके बारे में सुना जरूर होगा, पर नहीं सुना है तो आगे सुनना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज केस ऑफ नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस के बारे में आपने सुना जरूर होगा, पर आज का ऑब्जेक्टिव ये है, दिस इज अ लैंडमार्क जजमेंट, और ये जजमेंट सबको पता होना चाहिए। तो इस केस में क्या हुआ, किस मुद्दा, इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्यों बैठे और फाइनल जजमेंट क्या था, वो अपन लोग डिटेल में पर समरी वर्जन में फटाफट से पढ़ लेंगे, ताकि अगर आप ये वीडियो सुनो तो आपको एटलीस्ट ये केस एब्सोल्युटली क्लियर हो, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, केस ऑफ नंदा भारती केस के बारे में आपने सुना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट डिलीवर करा था 1973 में, पर कुछ चीजें जो इस जजमेंट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है वो पहले यहां पर देख लो। अगर आपका लॉ एंट्रेंस का एग्जाम है तो कभी कभार लीगल जीके में ये कुछ चीजें आती हैं, उसके बाद हम फैक्ट ऑफ द केस पे जाएंगे कि हुआ क्या था, ठीक है। सबसे पहली बात, एज आई सेड, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अगर आप टॉप 10 जजमेंट्स देखोगे भारत के, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट केस ऑफ नंदा भारती का केस आता है। दूसरा, ये केस और भी क्यों हाईलाइटेड था, दिस वाज द लॉन्गेस्ट केस इन इंडिया, काफी लंबा केस चला था, और अगर आप इसका जजमेंट भी देखोगे तो 700 पेज का टोटल इसका जजमेंट है, ठीक है। 703 पेजेस का इसका जजमेंट है, और ऑल्सो एक तो डॉक्ट्राइन इससे सेट हुआ था, एक प्रिंसिपल सेट किया गया था इस केस से। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको नहीं पता है तो इस केस में 13 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी, और 7:6 की रेशियो में जजमेंट आया था, ठीक है। जब भी इतनी बड़ी बेंच बैठती है उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। तो इस केस में 13 जजेस की बेंच बैठी थी डिसाइड करने के लिए कि मुद्दा किसके फेवर में है। केशव नंद भारती जिन्होंने पिटीशन फाइल करी है वो सही है या गवर्नमेंट सही है, पर उस पर आने के पहले अपन मुद्दे पे आएंगे। वन मोर इंपॉर्टेंट चीज, इस केस का जब एनालिसिस चल रहा था, जब इस केस में बात चल रही थी, टोटल 70 कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन कंपेयर किया गया था समझने के लिए कि व्हाट इज द राइट इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोविजन जो चैलेंज किया गया, ठीक है। तो नॉलेज के हिसाब से समझ लो या जीके के हिसाब से समझ लो, या अगर आप लॉ स्टूडेंट हो तो ये पता होना चाहिए कि व्हाई दिस केस वाज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये कुछ चीजें। ऑल्सो वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जब ये पिटीशन फाइल हुई थी तो फेमस नानी पालकी वाला एन एडवोकेट वाज रिप्रेजेंटिंग केशव नंद भारती इन द केस, और उनके आर्ग्यूमेंट्स, अगर आपने उनके बारे में सुना है, कभी उनके आर्ग्यूमेंट्स पढ़ने का मौका मिले तो बिल्कुल पढ़ना, बिकॉज दिस इज वन लेजेंडरी केस which teaches you a lot of provisions of the law, ठीक है। so without wasting time, कोई अगर नोट कर रहा होगा तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना, क्योंकि एंट्रेंस में तो जीके के हिसाब से ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लीगल जीके के सेक्शन के हिसाब से। दूसरा, अगर आप लॉ कॉलेज में हो, आप लॉयर बनने वाले हो, दिस इज वन केस जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक एक करके डिवाइड किया है। पहले हम आपको फैक्ट्स ऑफ द केस समझा दे रहे, फिर एडनीड मठ का क्या मुद्दा हुआ था वो समझा दे रहे, फिर आर्टिकल 368 पे मुद्दा क्यों निकला वो बता दे रहे, देयर वर सर्टेन अमेंडमेंट्स एज वेल, क्या कोर्ट में चैलेंज करा वो, एंड देन वी विल गो टू द फाइनल कंक्लूजन, ठीक है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा चला जाए, थोड़ा डिटेल में अपन डिस्कस कर लें, हो सकता है जल्दी हो जाए, बट आई प्रॉमिस बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, स्टे टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, बिकॉज बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी क्लियर कि एग्जैक्टली इस केस में हुआ क्या था, ठीक है। अच्छा, कहानी कब की है ना, कहानी थोड़ी सी इंडिपेंडेंस वाले टाइम की भी है ना। आपको दिख रहा होगा एक एक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963, ठीक है। पूरा मुद्दा यहां से शुरू होता है, पर केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963 क्यों आया पहले हम ये बता दे रहे हैं। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिया की इंडिपेंडेंट होने के बाद पीपल हैड सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने फंडामेंटल राइट्स अडॉप्ट किया था। तो केरला में क्या हुआ, स्पेसिफिकली केरला की बात कर रहे हैं क्योंकि केशव नंद भारती केरला से उन्होंने पिटीशन फाइल करी थी, ठीक है। केरला में क्या हुआ, जो प्रॉपर्टीज थी वो कुछ ही लोगों के हाथ में सीमित थी, है ना। एंड कॉन्स्टिट्यूशन में वी वर टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमीर अमीर ही होते जा रहे हो, गरीब गरीब होते जा रहे। देयर वाज अ टर्म व्हिच वाज कॉल्ड एज वेलफेयर स्टेट और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। पर प्रॉब्लम क्या था,
इंडिपेंडेंस के टाइम पर, इंडिपेंडेंस के बाद भी जितनी जमीनें हैं वो कुछ ही लोगों के हाथ में थी, है ना, और बाकी लोग बस वर्कर बनकर उस जमीन पे काम कर रहे थे। तो केरला की गवर्नमेंट ये चाहती थी कि ये जो जमींदार है, जो लैंडलॉर्ड्स है, जो सारी जमीनें कब्जा करके बैठे और जो वर्कर्स उस जमीन पे काम कर रहे हैं, सबको रिसोर्स का यूटिलाइजेशन मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो कि जो जमींदार है, जो लैंडलॉर्ड है, सिर्फ वही इंजॉय करेंगे, जो वर्कर्स उस जमीन पे काम कर रहे हैं उनका भी अधिकार है, इवन दे शुड हैव सम लैंड या सम प्रॉपर्टी उनके हिस्से में आनी चाहिए, या गवर्नमेंट उनके लिए काम कर पाए। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात, केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963 क्यों आया? क्योंकि केरला गवर्नमेंट चाहती थी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी और लैंड्स अमंग्स द सोसाइटी, क्योंकि उस टाइम तक सिर्फ लैंडलॉर्ड्स, कुछ जमींदारों के हाथ में ही जमीनें थी। हम लोग चाहते थे कि जो सरप्लस जमीन है, जो एक्स्ट्रा जमीन पड़ी हुई है, जो रिसोर्सेज है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो इसको रेगुलेट करने के लिए पूरा केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963 आया। अच्छा, इस एक्ट में कोई प्रॉब्लम है? नहीं। द एक्ट का पर्पस इज वेरी क्लियर और सही है कि अगर सोसाइटी के 5 लोग ही सारा रिसोर्सेज लेके बैठेंगे तो बाकी लोग कैसे जिएंगे, है ना। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए, एक ही जने के हाथ में वेल्थ या पावर कॉन्सेंट्रेट ना हो, उसके लिए केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963 आया। ठीक है, पर अब ये एपिसोड कहां से बना? केशव नंदा भारती का जो केस बना, ये क्यों बना? सुनो अब ध्यान से। ये जो केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया ना, इट गेव पावर टू गवर्नमेंट टू अक्वायर सरप्लस लैंड। ठीक है, तो केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से गवर्नमेंट के पास पावर थी कि केरला में जो सरप्लस लैंड है वो गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है लोगों के फायदे के लिए। ठीक है, और इसी प्रोविजन के लपेटे में एक और चीज आ गई। हुआ क्या? देयर वॉज अ मठ कॉल्ड एज एडनियर मठ। आपने इसके बारे में सुना होगा, अगर कभी केशव नंदा भारती का केस आपने सुना है या देखा है या पढ़ा है। ठीक है, सो देयर वॉज अ मठ कॉल्ड एज एडनियर मठ। केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के चलते गवर्नमेंट ने एडनियर मठ की जो सरप्लस लैंड थी, ठीक है समझना, एडनियर मठ की जो एक्स्ट्रा लैंड पड़ी हुई है, केरला रिफॉर्म्स एक्ट के अंदर उस पावर को यूज करके गवर्नमेंट ने उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या हुआ? केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट तो ये बोलता था तो ये कर सकते थे। प्रॉब्लम क्या हुआ? एडनियर मठ को रिलीजियस चीजें और मंदिर ट्रस्ट चलाना और रिलीजियस काम करने में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने लगी। ठीक है, क्योंकि उतना पार्सल ऑफ लैंड गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, उससे जो इनकम आती थी वो इनको मिल नहीं रही है, तो उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल इश्यूज आने लगे एंड दे वर नॉट एबल टू मैनेज द ट्रस्ट। दैट वाज द मेजर प्रॉब्लम। यहां से पूरा मुद्दा शुरू हुआ। ठीक है, अब क्योंकि गवर्नमेंट ने वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली है और वो सरप्लस लैंड चली गई, तो मठ को अपना फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रहे हैं, इसलिए इनके पॉन्टिफ ने, अब आप ऐसे समझ लो कि जो उस ट्रस्ट के एडनियर मठ के जो सबसे सीनियर थे, दैट वाज केशव नंदा भारती, केशव नंदा भारती। ठीक है, इन्होंने एक रिट पिटीशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में। देन रिट पिटीशन कब फाइल करते ये भी मैं आपको बता दे रहे, अगर मेरा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। ठीक है, इफ देयर इज एनी लॉ जो मेरे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो मैं रिट पिटीशन फाइल कर सकती हूं। ठीक है, तो क्योंकि केरला रिफॉर्म्स एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने अपनी पावर एक्सरसाइज करके एडनियर मठ की प्रॉपर्टी उठा ली, तो क्योंकि उन्होंने ये प्रॉपर्टी उठाई, केशव नंदा भारती ने एक पिटीशन फाइल करी कि माय एंड आर फंडामेंटल राइट इज बीइंग वायलेटेड। कौन सा फंडामेंटल राइट? राइट टू ओन द प्रॉपर्टी। मेरे पास अधिकार है प्रॉपर्टी ओन करने का और इन्होंने मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली है, तो इसके अगेंस्ट जजमेंट शुड बी देयर। ठीक है, इस बात पर पिटीशन फाइल हुई। अब ये पिटीशन और ये केस इतना बड़ा क्यों बन गया? क्योंकि देखो समझना, इस पिटीशन में एक नहीं 3-4 मुद्दों पर बात हुई थी। ठीक है, उस दौरान जब ये पिटीशन फाइल हुई थी 1963 में अराउंड, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में ऑटोमेटिकली आप बोल सकते हो पहले से भसड़ चल रही थी। भसड़ किस बात की चल रही थी? प्रॉब्लम इस बात की चल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट वाज बिलीविंग कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की इतनी पावर नहीं है। ठीक है, अब ये मुद्दा कहां से आ रहा है? देखो, ये मुद्दा आता है आपका आर्टिकल 368 से, राइट? अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये मुद्दा आता है आपका आर्टिकल 368 से। आर्टिकल 368 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है? आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को पावर देता है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब लड़ाई सुप्रीम कोर्ट और इनकी किस बात पे चल रही? पार्लियामेंट कह रहा है कि आर्टिकल 368 के अंदर वी हैव द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी कैन डू दैट। पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अरे ऐसे थोड़ी होता है कि आप कुछ भी अमेंड कर दोगे। तो सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर जब पिटीशन फाइल हुई, सबसे पहला मुद्दा वो आर्टिकल 368। ठीक है, क्या आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट के पास पावर है? और अगर पार्लियामेंट के पास पावर है तो वो पावर कंप्लीट पावर है, मतलब कुछ भी अमेंड कर सकते हैं, या देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन टू दैट पावर। अच्छा,
केशव नंदा भारती के पहले गोलकनाथ का भी केस हो चुका था, ठीक है। गोलकनाथ के केस में सिर्फ एक रेफरेंस में भी हम बता रहे हैं, क्योंकि अभी अपन गोलकनाथ के बारे में बात नहीं कर रहे। गोलकनाथ के केस में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका था कि पार्लियामेंट के पास सब चीज अमेंड करने की पावर नहीं है, ठीक है। पर गोलकनाथ के बाद जब ये केस हुआ तो पार्लियामेंट ने वापस, गवर्नमेंट ने वापस सेम बात बोला, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया है। तो दैट इज नॉट रॉन्ग। सुप्रीम कोर्ट ऑन द कॉन्ट्ररी बिलीव्स कि इतनी पावर नहीं है कि आप सब कुछ भी अमेंड कर सकते हो, और यहां से मुद्दा शुरू हुआ, ठीक है। तो देखो, ये इन्होंने तो पिटीशन फाइल कर दी, केशव नंदा ने पिटीशन फाइल कर दी। क्यों फाइल करी? क्योंकि उनका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा था। पर अब कोर्ट में कंसर्न क्या क्या आ गया? देखो, कोर्ट में पहला कंसर्न आया आर्टिकल 368, है ना। क्यों? आर्टिकल 368 गिव्स पावर टू पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्लियामेंट को ऐसा लग रहा था कि आर्टिकल 368 के अंदर दे हैव द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड वो कोई भी अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। बट कोर्ट को ये लग रहा था कि इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट पावर। वो हमने वहां पर आपके रेफरेंस के लिए लिख दिया है, ठीक है। सो आर्टिकल 368 में इन शॉर्ट पार्लियामेंट को लग रहा है कि उनके पास पूरी पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। तो पहला मुद्दा ही यही था कि क्या पार्लियामेंट के पास पावर है, एंड दूसरा, क्या पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो कुछ भी अमेंड कर सकते हैं। इसी के साथ तीन चीजें और लपेटे में आई, ठीक है। आर्टिकल 368 के साथ तीन चीजें और लपेटे में आई। उस दौरान एक 24th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट और 29th अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जब ये रिट पिटीशन फाइल हुई तो आर्टिकल 368 का मुद्दा उठा, उसी के साथ साथ 24th, 25th एंड 29th अमेंडमेंट को भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज करा गया। क्यों? आइए ये जानते हैं, ठीक है। बहुत लोग सीधा केशव नंदा भारती में क्या हुआ, फलाना डॉक्ट्राइन आई बता के खत्म कर देते हैं, पर जो डॉक्ट्राइन आई वो क्यों आई ये समझना। तो आर्टिकल 368 को तो चैलेंज कर ही दिया था, है ना। तो इस पे तो कोर्ट को इंटरप्रिटेशन करना ही था कि पार्लियामेंट के पास कितनी पावर है। उसी के साथ तीन अमेंडमेंट्स आए थे। पहले अमेंडमेंट देख लेते हैं। 24th अमेंडमेंट, जो पहले अमेंडमेंट की अपन बात कर रहे हैं, इसने क्या बोला? पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज एब्सोल्यूट एंड एक्सटेंड्स टू ऑल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। तो 24th अमेंडमेंट में एक अमेंडमेंट आया और ये बोला कि पार्लियामेंट के पास जो पावर है वो एब्सोल्यूट है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और ये फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकते हैं। ये पावर पार्लियामेंट के पास है। ये 24th अमेंडमेंट में आया। अब ये इसके पहले अभी हमने आपको बताया गोलकनाथ का जजमेंट हो चुका था। गोलकनाथ के जजमेंट को ओवरराइड करके, मतलब गोलकनाथ में जो भी बोला था उसको पलट के 24th अमेंडमेंट आया और बोला सुनो, पार्लियामेंट के पास पावर है, हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, और छोटी मोटी नहीं, हम फंडामेंटल राइट्स भी अमेंड कर सकते हैं। दैट वाज 24th अमेंडमेंट, ठीक है। फिर आया 25th अमेंडमेंट। 25th अमेंडमेंट के थ्रू गवर्नमेंट को और पावर दे दी गई थी प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर करने की, ठीक है। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट हैड द पावर, और 25th अमेंडमेंट के थ्रू एक और चीज ऐड कर दी कि गवर्नमेंट प्राइवेट प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर सकती है, ठीक है। और इसी के साथ एक छोटू सा अमेंडमेंट, नॉट, इसके बारे में बहुत चर्चा नहीं होती है, फिर भी अपन सुन लेते हैं। एक और अमेंडमेंट 29th अमेंडमेंट आया, ठीक है। 29th अमेंडमेंट में क्या हुआ? लैंड रिफॉर्म एक्ट जो था वो 9th शेड्यूल में ट्रांसफर कर दिया। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? 9th शेड्यूल में ट्रांसफर कर भी दिया तो क्या, ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना? क्योंकि हर वो चीज जो 9th शेड्यूल के अंदर आ जाती है दैट कैन नॉट बी क्वेश्चन इन दी कोर्ट ऑफ लॉ उस दौरान, ठीक है। तो ये लैंड रिफॉर्म को उठा के 9th शेड्यूल में डाला ही क्यों? ताकि इस पे कोर्ट में चर्चा नहीं हो पाए। अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर कर रही है तो इट विल बी एब्सोल्युटली वैलिड, है ना। तो उठा के ये 9th शेड्यूल में डाल दिया, क्योंकि 9th शेड्यूल के किसी भी मामले पे अननेसेसरली कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। तो मुद्दा समझ में आ गया क्या है, इशू क्यों हुआ? क्योंकि एडनीर मठ की प्रॉपर्टी उठा ली, इसलिए उन्होंने पिटीशन फाइल करी। अब जब पिटीशन फाइल हुई तो कोर्ट के सामने 3-4 मुद्दे आए। पहला, आर्टिकल 368 और पार्लियामेंट की पावर। दूसरा, 24th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट और 29th अमेंडमेंट, ये जो हुए ये वैलिड है या नहीं, क्योंकि इनसे गवर्नमेंट के हाथ में बहुत पावर आ गई है पार्लियामेंट अमेंड करने की, फंडामेंटल राइट्स अमेंड करने की, और बेनिफिट के लिए प्रोविजन यूज करने का। अब यहां से पूरा मुद्दा शुरू हुआ, ठीक है। दिस वाज द एंटायर मुद्दा बिहाइंड द कोर्ट ऑफ लॉ। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट वाज द इशू, ठीक है। मीनवाइल रिट पिटीशन हैज बीन फाइल्ड। इनको रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं? नानी पालकी वाला, ठीक है। अब कोर्ट के सामने देखो सवाल क्या था, ये हमने आपको बता दिया। पहली, पार्लियामेंट की पावर आर्टिकल 368 के अंदर अमेंड कर सकते हैं, है या नहीं है, और किस हद तक अमेंडमेंट ला सकते हैं, ठीक है। देन आर्टिकल 13। अब आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है एनी लॉ
दैट इज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट इज नॉट वैलिड। कोई भी लॉ आसान शब्दों में जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है वो लॉ वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स प्रायोरिटी है। तो आप जो भी अमेंडमेंट लाओ वो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के दायरे में होना चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स 24, 25 और 29, ये वैलिड है या ये वैलिड नहीं है, ठीक है। ये मुद्दा कोर्ट के पास गया। तो आई होप अभी तक अपने को क्लियर हो गया। हम एक बार फ्लो चार्ट वापस बता दे रहे हैं। केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया 1963 में। केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में प्रोविजन आया कि गवर्नमेंट हैज द पावर टू एक्वायर द प्रॉपर्टी। इसी के लपेटे में एडनीर मठ की सरप्लस प्रॉपर्टी आ गई। अब क्योंकि वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली है, मठ को फाइनेंसेस मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए केशव नंदन ने एक रिट पिटीशन फाइल करी कि राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट एंड दैट इज बीइंग वायलेटेड। जहां से ये मुद्दा निकला कि क्या आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट के पास पावर है, पहला है तो कितना अमेंड कर सकते हैं, दूसरा आर्टिकल 13 जो कहता है कि कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा, वो एंड 24, 25 और 29 अमेंडमेंट, इस पे चर्चा चल रही थी। अब कोर्ट का देखो डिसीजन क्या है, उस पर अपन आते हैं। ये हमने आपको पहले ही बता दिया, 13 जज बेंच का जजमेंट था एंड ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। तो ये अपने जनरल नॉलेज के लिए समझ लेना, जब ऐसा 7 बेंच 5 लोग 13 जजेस की बेंच जब ये बनती है तो इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। और ये 7:6 की मेजोरिटी में जजमेंट आया था, ठीक है। अब देखो जजमेंट में क्या क्या हुआ, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि केशव नंदा भारती की जजमेंट में क्या हुआ, ठीक है। सबसे पहला गोलकनाथ केस पे चर्चा चल रही थी, ठीक है। एज आई सेड अपन ने ऊपर भी पढ़ा कि गोलकनाथ केस जो है वो ओवर रूल कर दिया। गोलकनाथ केस में चर्चा ये थी कि पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट्स अमेंड करने की पावर नहीं है। अब इस पे बहुत बड़ा मुद्दा और बहुत बड़ी डिबेट छिड़ चुकी थी। समबडी हैड टू गिव द क्लैरिफिकेशन। तो पहला क्लैरिफिकेशन ये आया कि गोलकनाथ केस में बोला था पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट बट दैट विल बी ओवररूल्ड, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में 1973 में यह बोल दिया कि गोलकनाथ केस जो है दैट हैज बीन ओवररूल्ड, ठीक है। अब वो अप्लाई नहीं होगा। तो क्या होगा, जो भी अपन लोग 368 की बात कर रहे हैं कि दे हैव द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन दैट विल बी वैलिड, है ना। गोलकनाथ में बोला था अमेंड नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होगा। दूसरा 24th अमेंडमेंट जिसने पार्लियामेंट को पावर दी थी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की, दैट वाज हेल्ड एज वैलिड। ये वैलिड है, मतलब आर्टिकल 368 के अंदर और 24th अमेंडमेंट ने जो बोला कि पार्लियामेंट के पास पावर है, दैट्स वैलिड। पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्लियर हो गया, है ना, पहला मुद्दा क्लियर हो गया। अब बात इसकी आती है कि पार्लियामेंट के पास पावर तो है पर कितनी पावर है। तो नेक्स्ट बात हुई आर्टिकल 368 के बारे में। अब यहां से जो आप पढ़ते हो, यहां से एक मुद्दा निकला। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कर सकते हैं, पर पार्लियामेंट को भी ये समझना पड़ेगा कि आप बेसिक स्ट्रक्चर में इंटरफेयर नहीं करो, ठीक है। आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में इंटरफेयर नहीं करो। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गया। ऑल्दो अगर फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है कि गवर्नमेंट कैन इंपोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। पर जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जजेस का अपॉइंटमेंट है ना, जज कैसे बनेगा, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है हायरार्की वगैरह, इनको आप अमेंड नहीं कर सकते हो। और यहां से हमारा कंसेप्ट आया डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, विच इज वाई, जिसकी वजह से ये केस जाना जाता है। तो आपने बहुत बार सुना होगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज इंट्रोड्यूस इन केशव नंदा भारती केस, क्योंकि यहां पर बोला था कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, आर्टिकल 368 में पावर है, पर कॉन्स्टिट्यूशन का हर मुद्दा अमेंड नहीं हो सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड, दैट वाज डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो अपने को ये भी समझ में आ गया डॉक्ट्राइन कब आई थी, 1973 में। एंड लास्ट जो मुद्दा था 25th और 29th अमेंडमेंट का, कोर्ट ने बोला ये भी वैलिड है। 25th अमेंडमेंट और 29th अमेंडमेंट में जो गवर्नमेंट के पास पावर थी प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर करने की और 9th शेड्यूल में डालने की, गवर्नमेंट ने कहा ये वैलिड है। बट अगर मान लो आपने 9th शेड्यूल में डाल दिया, अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करेगा, ठीक है। तब आप ये नहीं कह सकते हो कि अरे 9th शेड्यूल का मैटर है, कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, बट अगर आपने ऐसी कोई हरकत करी जिससे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो तब कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट इस केस में ये क्लियर हो गया था कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट पार्लियामेंट को ये ध्यान रखना पड़ेगा, कॉन्शियसली ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हो, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी डिस्टर्ब एंड दैट
वॉज द एंटायर केस ऑफ केशव नंदा भारती। तो आप जब भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे या लॉ स्कूल में जाओगे, टॉप 10 जजमेंट्स में सबसे पहला जजमेंट, सबसे पहला लॉ और सबसे पहला केस जो आपको याद होता है वो यही होगा, यही पढ़ाया जाएगा। तो आई होप नाउ यू आर क्लियर विद व्हाट हैपेंड। स्टोरी स्टार्टेड with Kerala Land Reforms Act and it ended with a landmark judgment that we are discussing today। ठीक है, तो आई होप आपको केशव नंदा भारती यहां पर समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में अपन एक और जजमेंट के साथ मिलेंगे और उसको भी ऐसे ही डिटेल में एनालाइज करेंगे ताकि आपको समझ में आए व्हाट हैपेंड, व्हाई द केस इज सो इंपॉर्टेंट एंड क्यों इस केस के बारे में हमको जानना जरूरी है। ठीक है, तब तक के लिए भाई वीडियो जितने से जितने लोगों को पहुंचा सकते हो उनको बता देना, स्पेसिफिकली लॉ स्टूडेंट्स को, ताकि उनको इस केस के बारे में पता हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल मीट वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो कर दो, बेल आइकन क्लिक कर दो ताकि जब कोई नया वीडियो आए तो वो आप तक टाइम से पहुंचे। ठीक है, दिस इज मुस्कान, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।